नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी हाउस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। ठीक है, जो कि अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो चलिए बिना देर किए इसे शुरू करें। तो देखिए दोस्तों, आज हम वीडियो में पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब चीजों को देखेंगे करके। तो सबसे पहला, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। दूसरा, एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में क्यों है। तीसरा, एंटी डिफेक्शन लॉ के एडवांटेजेस क्या है। ये बेसिकली 3 सवाल है और इन्हीं तीनों सवालों में हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला, एंटी डिफेक्शन लॉ का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहले कि ये मान लो कांग्रेस के जो एमएलए हैं, नाम है सचिन पायलट। अब ये कांग्रेस के जो एमएलए हैं, टोंक कॉन्स्टिट्यूएंसी राजस्थान से ये विधायक हैं। अगर मान लो ये बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, अब ये बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनका जो दल था वो क्या था, पहले कांग्रेस, इनका दल ये है, और ये बदल लेते हैं किससे, बीजेपी से। ऐसा करते हैं तो ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, और अगर इनका दल ये है और बदल लेते हैं इसे, तो यही है दल बदलना। और इसे रोकने के लिए जो लॉ है उसे बोलते हैं कानून, दल बदल कानून। अब देखिए, जो इनका दल है अगर ये बदल लें तो ये दल बदल कानून, या ऐसे कोई बीजेपी का नेता कांग्रेस में आए, ठीक है, और वो बदले दल, तो फिर उनको ऊपर भी दल बदल कानून लग सकता है, मगर कब, जब उनकी पार्टी चाहेगी तब। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। इसे और एक और तरीके से आप देखो, ये होता है एक वर्ड, डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब एक तरीके से खराबी। अब क्योंकि ये जो, मान लो एक एग्जांपल के लिए कि अगर सचिन पायलट बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए एक डिफेक्टेड पीस हो गए। तो इसे इस जो ऐसा क्योंकि बार बार लोग करेंगे, तो इसे रोकने का जो तरीका है वो है एंटी डिफेक्ट। क्योंकि आपको पता है जैसे बीमारी हो जाती है कोई, तो बीमारी को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर है एंटी डिफेक्ट, मतलब जो खराब हो रही है ये चीज उसे ठीक करना। अब थप्पड़ मार के तो करेंगे नहीं साहब, तो कैसे करेंगे, कानून के तरीके से करेंगे, तो उसे कहते हैं एंटी डिफेक्ट लॉ, या उस प्रोसेस को कहेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब जब कभी भी कोई भी व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाए, दल बदले, लेकिन कब, जब वो या तो संसद का मेंबर हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या फिर वो क्या जो विधानसभा होती है उसका मेंबर हो, तभी ये लॉ लगेगा, अदरवाइज नॉर्मली नहीं लगेगा। मान लो अगर कोई भी व्यक्ति, मान लो एक सपोज करो बीजेपी का है, ठीक है, और वो ना एमएलए है ना एमपी है, मतलब कुछ किसी भी पार्टी का, मतलब वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसे क्या सदस्यता नहीं है, और ना ही वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं से, तो फिर उस केस में वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, उस पर ये लॉ नहीं लगेगा। जैसे सचिन पायलट अभी क्या है, ये कांग्रेस जो पार्टी है उसके एमएलए हैं टोंक कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर ये नॉर्मल ही कांग्रेस में होते और ये किसी भी जनता की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, तो ये इजीली ज्वाइन कर लेते, इनके ऊपर कोई लॉ नहीं लगता। ठीक है, सबसे पहली चीज। तो मतलब जब कभी भी कोई व्यक्ति एमएलए हो, एमपी हो, ठीक है, ये जब किसी भी कौन विधानसभा या पार्लियामेंट का मेंबर हो और किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जब वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा, तब पहली पार्टी चाहे तो उस पर ये लॉ लगवा सकती है। उसे कहते हैं दल, जब कोई व्यक्ति बदल रहा है तो उसे रोकने का कानून। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो देखो ये 1970s के टाइम पे आया राम गया राम एक फ्रेज चली थी, क्योंकि कई लोग एक एक दिन में ही 2-2 3-3 बार पार्टियां बदल रहे थे। तो तब से फिर लगा के यार, मतलब आज कोई भी व्यक्ति एक पार्टी के लिए बोल रहा है, फिर थोड़े दिन बाद दूसरी पार्टी के लिए बोल रहा है, तो वो जो जनता का जो ट्रस्ट है ना, उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जैसे सपोज करो, मान लो ये सचिन पायलट है, अगर यहां से अगर दल बदलते हैं, तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, टोंक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के कैंडिडेट्स भी खड़े होंगे और अदर पार्टी के कैंडिडेट्स भी खड़े होंगे, ठीक है, अब वो सारे के सारे जो कैंडिडेट्स वहां पे खड़े होंगे, तो जनता ने तो सबको वोट दिया था, सभी पार्टी के कैंडिडेट्स को, मगर वहां पे सचिन पायलट कांग्रेस से जीते। ठीक है, मतलब जनता वहां पे जो है कांग्रेस का लीडर चाहती थी। अब मान लो ये जो है जनता ने रिप्रेजेंट किया, अभी जनता के विश्वास को धोखा देके या विश्वासघात करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर ये इनडायरेक्टली, दल तो बदल ही रहे हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली किसके साथ धोखा कर रहे हैं, जो जनता के साथ। या ऐसे ही कोई बीजेपी का करे, कांग्रेस या किसी और पार्टी के साथ, तो बेसिकली जनता के साथ धोखा होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में देखो, सबसे पहली चीज, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, संवैधानिक जो ये अधिकार है, ये क्या है, तो ये
10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल जो विरोधी कानून है ये 10वीं नंबर की अनुसूची है संविधान में, उसमें जोड़ा गया है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ओरिजिनल संविधान में 8 अनुसूचियां आती हैं और अभी 12 अनुसूचियां हैं। इट वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। जो 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची है, वो संविधान में कब जोड़ी गई? 52 के नंबर के संविधान सुधार 1985 से जोड़ी गई। ठीक है, अब देखिए, द लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये जो कानून है सिर्फ उन मेंबर्स पे लगेगा जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर है, विधानसभा के सदस्य हैं। ठीक है, अब बात आती है द डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज रेफर्ड टू द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ सच हाउस एंड हिज डिसीजन इज फाइनल। एक बात समझो पहले, जैसे एक क्लास होती है तो क्लास में सपोज करो 20 बच्चे हैं और उन 20 बच्चों के लिए एक टीचर होता है पढ़ाने वाला। ऐसे ही यहां पर क्या है, जो राज्यसभा है और लोकसभा है या राज्यों में अलग अलग स्टेटों में विधानसभाएं हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ लोग होते हैं, मतलब मेंबर्स होते हैं। तो उन मेंबर्स को, जैसे बच्चों की क्लास होती है, उन बच्चों की क्लास को रन करने के लिए एक टीचर चाहिए क्लास में, नहीं तो बच्चे अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। वैसे ही वहां पर भी जो विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा है, तो उनमें भी एक अध्यक्ष चाहिए होता है जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा स्पीकर होता है, राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन होता है। ऐसे ही जब विधानसभाओं की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है राज्यों में, वहां पर स्पीकर होता है और जो काउंसिल्स होती हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, वहां पर चेयरमैन होता है। तो ये चीजें होती हैं, तो अब वो उनका काम क्या होता है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का उस हाउस को रन करना, ताकि वहां पे इजीली डिस्कशन हो सके चीजों के ऊपर। अब जैसे सपोज करो मैं कहीं क्लास में पढ़ा रहा हूं और मैं अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं और वहां पे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन एक बच्चा बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग जाता है। अब एक बच्चा बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग जाता है जिसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, तो ये मुझे अधिकार है कि मैं पूरी क्लास को रन करने के लिए उस एक बच्चे को क्लास से भगा दूं। ये मेरे पास और मेरा ही डिसीजन उस टाइम पे फाइनल होगा। ठीक है, बाद में वो डिसीजन रिव्यू हो जाए वो अलग चीज है। ऐसे ही यहां पर है कि जो भी जिस भी हाउस में ये चीज होती है, चाहे फिर वो पार्लियामेंट का हो चाहे विधानसभा का हो, उस हाउस का जो अध्यक्ष होता है उस टाइम पर उसी का ही डिसीजन फाइनल होता है। ठीक है, पहले तो उसको रिव्यू भी नहीं किया जाता था, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने का बोल दिया है तो रिव्यू हो जाता है वो डिसीजन, लेकिन तो पहले तो ये रिव्यू करने की भी बात नहीं होती थी। ठीक है, तो इसीलिए याद रखो कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर हो चाहे चेयरमैन हो, उसका डिसीजन ही फाइनल होता है वहां पर। बाद में कोर्ट द्वारा वो रिव्यू हो जाए वो अलग चीज है, जैसे अभी कर्नाटक के केस में हम लोगों ने देखा था। चलिए अब देखिए यहां पर कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और अच्छे तरीके समझें तो किस जो मेंबर होते हैं किसी भी हाउस के, ये किस तरीके से इनकी सदस्यता रद्द होती है, डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से होती है। तो पहली बात, वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। जब कोई व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से क्या है सदस्यता छोड़ दे किसी पार्टी की, तो उसकी सदस्यता चली जाती है। दूसरा, votes or does not vote in the legislature contrary to the direction of his political party. However, if the member has taken prior permission, the member shall not be disqualified. देखो यहाँ पर क्या है कि जो कैंडिडेट है वो पार्टी के फेवर में वोट करे या ना करे, ठीक है, या ऐसे कहो कि वो वोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, पार्टी के अकॉर्डिंग, जैसा पार्टी कह रही है वैसा ही काम कर रहा है, वोट कर रहा है तो ठीक। अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर दिक्कत है। या अगर उसने किसी और को सपोर्ट किया तो पार्टी से क्या पहले परमिशन ली थी, अगर वो सारी चीजें पार्टी के डायरेक्शन से हो रही है, ठीक है, तो ठीक। अदरवाइज पार्टी क्या करेगी, उसकी कंप्लेंट कर देगी और उस मेंबर की क्या है सदस्यता रद्द हो सकती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। हर पार्टी का एक सीक्रेट एजेंट होता है जिसे विप कहते हैं, और वो विप ये उसका काम यही होता है कि उनके जो मेंबर्स होते हैं हाउस के अंदर वो यही चेक करते हैं कि हमारे जो पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो क्या हमें सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कहीं दूसरे को तो नहीं सपोर्ट कर रहे। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर तीसरा, इफ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन। अब देखो पहली बात, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन के बाद, अब देखो क्या होता है कि एक तो इलेक्शन कोई भी मेंबर पार्टी से खड़ा होकर लड़ सकता है और दूसरा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी
लड़ सकता है। तो कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब लड़ रहा है तो वहां पर क्या होता है कि और पॉलिटिकल पार्टियां उनके भी जो कैंडिडेट्स हैं खड़े होंगे, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जनता ने जिताया, तो फिर इसका मतलब कि वहां की जनता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर ट्रस्ट नहीं करती थी। अगर ऐसा है फिर भी अगर वहां का कोई भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। फिर if a nominated member joins a political party 6 months after he becomes a member of the legislature, अब देखो ही अगर इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर क्या होता है, मनोनीत व्यक्ति होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में, ठीक है, और अदर हाउसेस में भी। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मनोनीत व्यक्ति होते हैं, इन्हें टाइम दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन कर लें। अगर 6 महीने के अंदर पार्टी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे तो उसके बाद अगर ज्वाइन करेंगे तो इनकी सदस्यता चली जाती है। तो देखिए कुछ ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिन पे किसी भी मेंबर की सदस्यता जा सकती है। और इसके अलावा एक क्राइटेरिया जो है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ का। एंटी डिफेक्शन का जब मतलब कोई भी दल बदलता है तो उस केस में भी उसकी सदस्यता जा सकती है, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक्सेप्शन क्या है। अब एक्सेप्शन क्या है, तो देखो जब कभी भी कोई व्यक्ति एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को अगर ज्वाइन करता है तो वहां पर एक्सेप्शन है कि कब उस पार्टी की या उन मेंबरों की सदस्यता नहीं जाती। द लॉ allows a party to merge with or into another party provided that at least 2/3 of its legislature are in favor of the merger। देखो जब क्या हो जाता है कि ऐसा कब होता है कि उनकी सदस्यता ना जाए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ तब नहीं लगता जब कभी भी 2/3 पार्टी के जो मेंबर्स हैं वहां पर वो राजी हों कि किसके लिए, मर्जर के लिए या सेपरेट पार्टी बनाने के लिए, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं हो सकती। सपोज करो अभी कांग्रेस के कुछ मेंबर हैं किसी भी राज्य में और वो क्या कर रहे हैं, उसके 2/3 लोग राजी हैं, ठीक है, कहां पर, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए या सेपरेट पार्टी ज्वाइन बनाने के लिए, तो उस केस में उन मेंबर्स की सदस्यता रद्द नहीं होगी। अब देखिए यहां पे आजकल एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में क्यों है, तो ये न्यूज में वैसे तो लगा ही रहता है, ये आपने देखा था पहले गोवा के ऊपर, फिर कर्नाटक के ऊपर, मध्य प्रदेश है वहां पर, अब ये राजस्थान का चक्कर पड़ रहा है। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं। राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें हैं 199 सीट्स हैं, वैसे तो 200 है लेकिन इलेक्शन 199 पे हुआ था तो हम 199 की ही बात करेंगे। यहाँ पे 199 सीटें हैं। तो जब 2018 में इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पर किसको कितनी सीटें मिली, तो देखो कांग्रेस को आप देख पा रहे हो 99 सीटें मिली हैं, बीजेपी को देख पा रहे हैं आप 73 सीटें मिली हैं, यहाँ पे टोटल इधर भी देख लो आप, ठीक है, और बीएसपी को 6 सीटें मिली हैं और बाकी ये अदर्स हैं, ठीक है, जिसमें काफी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। तो ऐसे करके अब हमें क्या हो जाता है, जब सरकार बनानी होती है तो सरकार बनाने के लिए चाहिए होती है 50% प्लस 1 सीट। अब 50% प्लस 1 सीट चाहिए होती है, तो अब यहाँ पे अगर आप 199 मानते हो तो 199 का 50% प्लस 1 मतलब आप क्या कहते हो 100 मान लो या 101 मान लो, इतनी सीट चाहिए। लेकिन कांग्रेस के पास कितनी सीट्स थी 99, तो एक तरीके से 50% सीट्स तो थी बट फिर भी 51% अगर आप लोगे तो जब क्या हो गया कि जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया बीएसपी ने और इसमें से काफी अदर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उन लोगों ने सपोर्ट कर दिया और ऐसे करके लगभग अप्रॉक्स 124 के आसपास सीटें हो गई किसकी, यहां पर कांग्रेस की। और ऐसे करके कांग्रेस ने सरकार बना ली कहां पे, राजस्थान में। और जो गहलोत जी हैं, ठीक है, वहां के सीएम बने और डेप्यूटी सीएम बने थे सचिन पायलट, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें चलती आ रही, लेकिन अभी क्या हो गया, थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट आई सचिन पायलट जो है उनके द्वारा कि जो गहलोत सरकार है राजस्थान के अंदर वो माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी बोले तो कि मतलब जो 50% 1 से ज्यादा जो सीटें होती हैं वो उतनी नहीं है, उससे कम है। अब पहली बात मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, यहाँ पर क्या है कि सरकार बनाने के लिए जो कन्वेंशन चलती आ रही हैं वो क्या कहती हैं अभी। तो देखो सबसे पहली बात जो कन्वेंशन है वो ये है कि सबसे पहले जो सरकार बनाने का मौका दिया जाता है ये कहीं लिखित में नहीं है, ये कन्वेंशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले सरकार बनाने का मौका दिया जाता है मेजॉरिटी पार्टी को जिसका बहुमत हो 50% प्लस 1। अब आपने देखा यहाँ पर किसी का भी बहुमत नहीं है 50% प्लस 1, ठीक है। अब बात आती है फिर दूसरा मौका दिया जाता है प्री पोल अलायंस मेजॉरिटी पार्टी को। प्री बोले तो पहले, पोल बोले तो इलेक्शन, अलायंस बोले तो गठबंधन। इलेक्शन से पहले जिन पार्टियों ने साथ में इलेक्शन लड़ा था या गठबंधन किया था
और उन पार्टियों का रिजल्ट खुलने के बाद बहुमत आता है तो उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा गवर्नर द्वारा। तीसरा कहता है पोस्ट पोल अलायंस मेजोरिटी। पोस्ट बोले तो बाद में, पोल बोले तो इलेक्शन के, अलायंस बोले तो गठबंधन, मेजोरिटी बोले तो बहुमत। इलेक्शन के बाद क्या हो गया कि जब कभी इलेक्शन के बाद जिन भी पार्टियों ने गठबंधन करके और मेजोरिटी पाली तो वो क्या हो जाती हैं, वो बना सकती हैं सरकार, उन्हें तीसरे नंबर पर मौका दिया जाता है। अब आप देखो यहां पर कौन सी पार्टी फंस गई, कांग्रेस। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो है कांग्रेस पार्टी ने बाद में इलेक्शन का रिजल्ट खुलते ही बीएसपी से और अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से यहां पे सपोर्ट मिल गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इनकी पोस्ट पोल अलायंस मेजोरिटी हो गई। इलेक्शन के बाद इनकी मेजोरिटी हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने क्या है, सरकार बना ली। और लास्ट में मौका दिया जाता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मतलब जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो खैर यहां तो सबसे ज्यादा सीटें भी कांग्रेस की ही थी। तो राजस्थान में किस तरीके की कंडीशंस बन रही है, राजस्थान में क्या कंडीशंस बन रही है, तो यहां पर क्या कहा है कि जो 99 कैंडिडेट्स हैं, 99 कैंडिडेट्स में क्या हो जाएगा कि जो सचिन पायलट जो हैं उन्होंने कहा है कि 30 एमएलए मेरे पास हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि मतलब न्यूज मीडिया बता रही है ऐसी कि हो सकता है वो किसको, बीजेपी को ज्वाइन कर लें। अब बीजेपी को अगर ज्वाइन कर लेते हैं 30 विधायकों के साथ तो फिर कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस वैसे भी फुल मेजोरिटी में तो थी नहीं, और फिर ये जो सीटें कम हो जाएंगी तो ये और माइनॉरिटी में आ जाएगी, और कांग्रेस और ज्यादा माइनॉरिटी में आ जाएगी, मतलब सीटें कम हो जाएंगी। फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं उनके साथ क्या सरकार बनाई जा सकती है, तो ये कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो एक बात आप देखो, ये 199 सीट्स हैं। अब 199 सीट्स में से अगर ये 30 जो एमएलए हैं ये अगर यहाँ पे चले जाते हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, मान लो एक एग्जांपल के लिए अगर बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ के जो क्या बोलते हैं स्पीकर हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं राजस्थान असेंबली के, ठीक है, सीपी जोशी जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी जो हैं, वो उनसे कांग्रेस रिक्वेस्ट कर सकती है या कांग्रेस बोलेगी तो वो उनके ऊपर क्या लगा देंगे, वो लगा देंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, जिससे होगा क्या कि उन जो 30 मेंबर जो हैं उनकी सदस्यता क्या है, रद्द हो जाएगी। और रद्द होने के बाद क्या हो जाएगा कि मान लो अब दो चीजें, अगर वो सदस्यता रद्द कर देते हैं कब, जब वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये सीटें जो असेंबली की जो स्ट्रेंथ है ये 30 माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब ये 30 माइनस होकर कितनी हो जाएगी, 169 हो जाएगी। अब बात ये आती है कि अगर उन्होंने रद्द नहीं भी करी तो फिर बीजेपी के पास जा रहे हैं, बीजेपी की मेजोरिटी हो जाएगी। तो ये दोनों ही केस में क्या है, दिक्कत हो जाएगी कांग्रेस को। अब एक बात सोचो कि ये 169 सीटें हो गई, मान लो अगर इनकी सदस्यता रद्द भी कर दी और 30 के 30 मेंबर्स की सदस्यता रद्द कर दी, वो 6 महीने में दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन तब तक असेंबली की सीटें कितनी रहेंगी, 169। अब देखो यहाँ पर बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं, 73। अब बीजेपी के पास 73 सीटें हैं, और वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं अगर उनमें से 10-15 लोगों ने भी सपोर्ट दे दिया यहाँ पे, मान लो अगर जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितने 21 लोग हैं, ठीक है। अब 21 लोगों में से अगर मान लो 20 लोगों ने भी सपोर्ट दे दिया तो ये कितने हो गए, 93 हो गए। अब इसको डबल करोगे तो कितना हो गया, ये 86 हो गया, जिसकी वजह से क्या है, बीजेपी मेजोरिटी में आ गई। और फिर यहाँ पर क्या है, अशोक गहलोत जी जो है उनकी सरकार माइनॉरिटी में होने की वजह से गिर जाएगी और बीजेपी की सरकार वहां पे बन जाएगी। तो इसी चीज को रोकने के लिए क्या है, न्यूज में चीजें चल रही हैं कि इसे रोकने के लिए क्या लगाया जाए, दल बदल कानून। अब बात आती है एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, ये क्यों लाया गया है। तो देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की वजह क्या है, तो सबसे पहली चीज ये इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट बाय प्रिवेंटिंग शिफ्ट ऑफ पार्टी एलिगेंस, ठीक है। जो पार्टी की निष्ठा होती है वो पार्टी के प्रति रहे, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ज्वाइन ना करें, इसीलिए इस कानून को लाया गया है। इसके बाद इट एंश्योर दैट कैंडिडेट रिमेन लॉयल टू द पार्टी एज वेल एज सिटीजन वोटिंग फॉर हिम, ये जो नागरिक हैं या जो कैंडिडेट हैं लॉयल रहने को बोलता है, किस तरीके से कि पार्टी के लिए भी लॉयल रहे और जनता के लिए भी जिसने उसे वोट दिया है। फिर अगला एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस करप्शन एट द पॉलिटिकल लेवल। अब क्या होता है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो सपोज करो किसी पार्टी से कोई कैंडिडेट जीता है, अब उस पार्टी से कैंडिडेट जीता है तो कहीं ना कहीं भाई उस पार्टी का कोई ना कोई लिंक रहा होगा या उसने कुछ ट्रस्ट किया होगा तभी जीता है। अब इतने ट्रस्ट को छोड़ने के बाद वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है तो फ्री फोकट में तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो हो सकता हाँ, ज्यादातर क्या होता है, उन्हें क्या किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं और खरीदे बेचे जाते हैं, जिसे बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग।
पॉलिटिकल पार्टी जब पॉलिटिक्स में जब नेताओं को पैसे देके खरीदा और बेचा जाता है उसे बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इस लेक्चर के अंदर, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई दिक्कत है अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। थैंक यू।